हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। टुडे इन दिस क्लास करंट अफेयर 7 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे हम आज। कौन कौन सी न्यूज़ें आई हुई हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट न्यूज हमारी है। आज की फर्स्ट न्यूज हमारी क्या बोल रही है, ये देखिएगा। थोड़ा सा हम पेन का सेटिंग करेंगे। इस ओके। तो ये दिख रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यानी प्रतिमा को क्या लगाया गया है? प्रतिमा लगाई गई है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं और इनको क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इस न्यूज में देखेंगे क्या क्या आया हुआ है, इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इनके जीवन से रिलेटेड, इनके क्रिकेट से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। इस ओके। तो आज हम देखते हैं इसमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जनरेट हुआ है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया, यानी उनकी स्टैचू का अनावरण किया गया है, उनको लगाया गया है। ठीक है, कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो हमारे पास तो दूसरा फैक्ट निकल के आया हुआ है बेसिकली कि महाराष्ट्र का प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में हम देखते हैं। महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो सीएम, वो एकनाथ शिंदे हैं। करेक्ट। थोड़ा पेन थोड़ा और हम अच्छे तरीके से लेते हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे। ठीक है, बीसीसीआई। अब हमें इसको भी देखना है कि बीसीसीआई, इसके बारे में भी थोड़ा हम देखेंगे। बीसीसीआई के सचिव जो बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम है बीसीसीआई है जो हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी सचिव है, उसकी सचिव है जैसा है। जैसा है बेसिकली अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में, उसका क्या है? लड़का है। ठीक है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष देख लीजिए राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला से आप लोग सब लोग परिचित होंगे। ठीक है ना, राजीव शुक्ला थे ना, जो अभी भी हैं प्रेजेंट टाइम में, जो आईपीएल के अध्यक्ष थे। एनसीपी मुख्य और पूर्व बीसीसीआई और आईसीसी। तो हमारे पास एक चौथा फैक्ट निकल के आया है। देखिए क्या क्या निकल के आया है। एक बीसीसीआई निकल के आया हुआ है, बीसीसीआई, एक लिखा आईसीसी। करेक्ट। आईसीसी के प्रमुख शरद पवार, एमसीए के अध्यक्ष अनूप काले के कार्यक्रम में भाग लिया। यानी इन सारे लोगों ने इसमें भाग लिया हुआ है। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ, सचिन तेंदुलकर के जीवन की 50 वर्षों को समर्पित यह प्रतिमा एनसीएम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास में स्थापित किया गया है। करेक्ट। सचिन ने कार्यक्रम से बढ़ते पहले स्टेडियम में मौजूद एक दिव्यांग प्रशांग को ऑटोग्राफ दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली ही बनेगा। ठीक है, कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था उस समय, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने उस समय किसको ऑटोग्राफ दिया? तो दिव्यांग यानी एक क्या थे? विकलांग थे, प्रशांगक को ऑटोग्राफ दिया। उनकी प्रतिमा अहमदाबाद के, ध्यान दीजिएगा, अहमदनगर के रहने वाले श्री प्रमोद कामले द्वारा तैयार की गई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हमने इस न्यूज को देखा है, बेसिकली किसके बारे में ये बता रहा है। इट्स ओके। तो अब हम पढ़ेंगे बीसीसीआई। ठीक है, ये देख लीजिए बीसीसीआई क्या होता है। भारतीय हिंदी में लिखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बोर्ड ऑफ इंडिया यानी ये भी लिख सकते हैं हिंदी में, बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीसी का आपको होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान दीजिएगा, और इंटरनेशनल का मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, दुबई में। करेक्ट। ये हमारे पास 3-4 फैक्ट निकल के आए हुए। अब हमारे पास एक फैक्ट और निकल के आया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। वो फैक्ट क्या है, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, जस्ट मिनट, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा करंट अफेयर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, बीसीसीआई देख लिया, आईसीसी देख लिया हमने, मुख्यमंत्री देख लिए महाराष्ट्र के कौन है। अब इसका पिता सचिन तेंदुलकर है ना, जो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है ना, जो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा, प्रतिमा को किसने बनाया, प्रतिमा को बनाया, ठीक है, किसने बनाया। ठीक है, तो ये मेरे ही नाम का एक बंदा है, अहमदनगर का प्रमोद कामले। प्रमोद कामले, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। करेक्ट, हमने इतने सारे फैक्ट जाने। अब हम बेसिकली हम सचिन तेंदुलकर के बारे में न्यूज आई है, तो हम इनके बारे में बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के जीवन के बारे में। सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज थे, इंडिया टीम के ओपनर बैट्समैन थे, और वो पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में यानी वनडे में 200 शतक, दोहरा शतक लगाया नाबाद, वो भी किसके खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कहाँ पे, ग्वालियर में। ठीक है, अभी तक ग्वालियर में कौन से स्टेडियम में लगाया हुआ है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन समझेंगे और देखेंगे। करेक्ट, तो हम देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में। जीवन के बारे में, इनका जन्म, सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 में। करेक्ट, एनी डाउट। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिताजी का नाम आपको पता होना चाहिए, रमेश सचिन तेंदुलकर, सारे बच्चों को ठीक है इसी तरीके से पता है। इनको उपाधि दी गई है, क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर मास्टर ब्लास्टर उपनाम, उपनाम से जाने जाते हैं। बहुत एग्जाम में आया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, प्लेइंग प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट्स माई वे इनकी पुस्तक का नाम है। करेक्ट, ये हमने सारी फैक्ट देखी होंगी इनके जीवन से रिलेटेड, 3-4 फैक्ट ये हमने देख चुके हैं। ठीक है, बेसिकली इन्होंने अपना डेब्यू किस टीम के खिलाफ किया हुआ था, ठीक है, वो चीज देखते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना पहला ठीक है, ठीक है, प्रथम वनडे, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने प्रथम वनडे खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। कब खेला था भाई, 1981 में। ये सारे फैक्ट निकल के आ गए। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम इसी में ही। करेक्ट,
थोड़ा क्लास लंबा होगा लेकिन बेहतरीन होगा। एक ही मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो अंतिम अंतिम वनडे, ठीक है, अंतिम वनडे खेला इन्होंने अंतिम वनडे था जो वेस्ट इंडीज, सॉरी, अंतिम वनडे पाकिस्तान के खिलाफ खेला 2013, अंतिम वनडे। अंतिम वनडे सॉरी लिख दिया है, अंतिम वनडे कहाँ कहाँ खेला है इन्होंने? पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 2012, करेक्ट, ठीक है। इन्होंने अपना 100वां शतक, 100 शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय और वर्ल्ड के पहले बल्लेबाज बने थे, ठीक है। 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। करेक्ट, 2012 में। एनी डाउट? ठीक है, अंतिम देख लिया हमने। अंतिम इन्होंने 100वां शतक कब लगाया था अपना? बांग्लादेश के खिलाफ। अंतिम टेस्ट, अंतिम वनडे किसके खिलाफ खेला था? अंतिम वनडे खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। तो अंतिम टेस्ट और प्रथम टेस्ट, आगे आते हैं हम। प्रथम टेस्ट मैच इन्होंने खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ ही इन्होंने वनडे खेला था और टेस्ट खेला था। तो अंतिम टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला इन्होंने? अंतिम टेस्ट मैच खेला इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। वेस्ट इंडीज, करेक्ट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। एनी डाउट? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। इन्होंने दोहरा शतक लगाया था, प्रथम, यह विश्व के प्रथम बल्लेबाज थे जिन्होंने वनडे में 100+ नाबाद रन बनाए, करेक्ट। इसी में हम आगे देखते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें बिल्कुल एकदम सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं आज आपकी, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। कहाँ लगाया था दोहरा शतक? दोहरा 200 रन, दोहरा शतक ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम में, करेक्ट। एनी डाउट? ये सारी चीजें मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसी में, ठीक है। यह है सचिन तेंदुलकर, यह भारत के प्रथम 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 खिलाड़ी थे जिनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब क्वेश्चन यह निकल के आता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है हमारी वर्तमान सरकार ने। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। सारे फैक्ट एकदम, आपको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हम आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनी डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये कब दिया गया था इनको? राजीव गांधी 2008 में। इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं इनके जीवन में। इनको पद्म विभूषण, ये भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, अभी बताऊंगा मैं आपको, तो ठीक है। तो ये दिया है, पद्म विभूषण दिया गया था इनको 2009 में, ठीक है। और इनको एक पुरस्कार और मिला है, महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देख लीजिएगा आप। मैंने सारे फैक्ट आपको क्लियर करवाए हुए हैं इसमें। आगे फिर थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ चीजें और बाकी हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इनको भारत का सबसे बड़ा रत्न, इनको सचिन तेंदुलकर को पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत रत्न दिया गया, कब दिया गया? 2014 में।
एनी डाउट? ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं थोड़ा। इन्होंने बेसिकली वनडे में, टेस्ट में, ठीक है, क्या क्या योगदान दिए, ठीक है। तो वनडे में इन्होंने कितने शतक मारे हैं और टेस्ट शतक ही देखेंगे ओनली। वनडे में इन्होंने शतक मारे हैं 51 और टेस्ट में मारे हैं 49, करेक्ट। मैंने आपको बता चुका है पहला वनडे कब खेला, अंतिम वनडे कब खेला, पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला, अंतिम टेस्ट किसके खिलाफ खेला, अंतिम शतक किसके खिलाफ मारा था, 100वां शतक किसके खिलाफ मारा था। ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर आपको क्या करवा दी है, बता दी है इसमें, करेक्ट, ठीक है। अब आपको जो भी डाउट हो आप इजी तरीके से हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इनसे रिलेटेड, सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड आपको कोई सी भी क्या होगी, परेशानी नहीं होगी। इसमें एक फैक्ट और देख लेते हैं, जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, पुस्तक बुक प्लेइंग इट्स माई वे, एक किन्होंने लिखी है। तो इनके लेखक हैं जो, वो हैं, इनके लेखक हैं जो, उनका नाम है बेरिया मजूमदार एवं स्वयं सचिन तेंदुलकर, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ सारे फैक्ट आपको इजी तरीके से समझ में आए होंगे। इट्स ओके। अगर आपको वास्तव में इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ना है तो अपने दोस्तों को हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट कीजिएगा अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे हमारा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, हम इस पर ज़्यादा नहीं रोकेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और स्किप करेंगे, करेक्ट। ये क्या हुआ है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया, 5 नवंबर को, ठीक है। तो इसके बारे में फैक्ट पढ़ना है, देख लेते हैं, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। विश्व सुनामी दिवस, वर्ल्ड टूर्नामेंट अवेयरनेस डे, हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली संभावनाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सुनामी दिवस के दिन सभी को सुनामी से होने वाली खतरों बचाव के बारे में बताया जाता है। यह दिन प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और ऐसी स्थिति में से निपटने के बारे में जानकारी दी जाती है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जो हर साल सुनामी की मार झेलते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली एक दिवस मनाने का क्या मतलब होता है, क्यों मनाया जाता है। हम इसलिए मनाते हैं और बहुत सारी संस्थाएं इसलिए इसके साथ इसको मनाने के लिए बोलती हैं कि इसके प्रति हम जागरूक हो सकें, इसके प्रति हम जागरूक हो सकें, ठीक है, इसके प्रति हम जागरूक हो सकें और इससे हम बचाने की उपाय तलाश सकें। हमें नहीं पता तो हमारी एजेंसियां हैं बहुत सारी, वो हमें बताती हैं, वो हमें सिखाती हैं कि अगर आपदा आए, कोई सुनामी आ रही है, कोई भूकंप आ रहा है, कोई मतलब भूकंप आ रहा है, ठीक है ना, सुनामी आ रही, तो हम इससे किस तरीके से बच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है, हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस। इतनी सी ही न्यूज़ थी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट हिट होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस
कब मनाया जाता है, तो आपको क्या करना है, 5 नवंबर टिकाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हम इसी सीरीज में, ये भी दिवस से ही है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे नंबर ऑफ मोर फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, समझिएगा। हमारा आज का 3 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। बायोस्फीयर क्या होते हैं, ठीक है, न्यूज को पढ़ते हैं हम, फिर इसके बाद इस पे टॉपिक पे आएंगे, कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, इसको 3 नवंबर को दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, हर साल मनाती है। ठीक है, मनाती है जो यूनेस्को, एक फैक्ट निकल के आया भाई हमारे पास, यूनेस्को द्वारा 2022 में इसके 41वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थापित यह दिवस, यानी ये पुराना नहीं है, 2022 में ही इसको क्या किया गया है, इसको मनाने की शुरुआत की गई है। 3 नवंबर को दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो यूनेस्को द्वारा 2022 में अपने 41वें विमान आम सम्मेलन के दौरान स्थापित एक दिन है। समझ में आ गया, इसकी स्थापना कब की गई, इस दिवस की स्थापना कब की गई, तो 2022 में की गई। ठीक है, कौन से सम्मेलन द्वारा, 41वें सम्मेलन। यह अक्सर बायोस्फीयर रिजर्व और प्रकृति और संस्कृति के बीच में नाजुक संतुलन को संरक्षित करने में उनके महत्व को समझने तथा सहायता करने, सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे ग्रह यानी हमारे जिस ग्रह पर रहते हैं, ग्रह की प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में, यानी हमारी सांस्कृतिक जो प्राकृतिक हमें मिली हुई पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर प्रकृति से तो मिले हैं, और सांस्कृतिक धरोहर होती हैं जो हमारी विविधता के संरक्षण, इनके बचाव के बारे में सोचता है, बचाता है, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम मानव विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में इस भंडारों के महत्व को स्वीकार करते हैं। जैसा कि हम इस दिन को मानते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी साझा विरासतों को सुनिश्चित रखने के लिए इस निर्दिष्ट क्षेत्र के विस्तार और समर्थन की आवश्यकता पर विचार करते हैं। अब आता है हमारा आज का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, वो चीज़ हम समझेंगे। एक हम स्लाइड लेते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट संस्था है, ठीक है, द्वारा प्रकृति और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय उपनाम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखते हैं भाई, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक, मैंने पहले पढ़ाया हुआ था आपको उसमें, और सांस्कृतिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की, समझिएगा, प्राकृतिक हमें जो प्रकृति से मिले हैं, और सांस्कृतिक यानी हमारे जो किसने पूर्वजों ने छोड़े हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के संकेतों भागों के लिए
दिया गया उपनाम है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय अभयारण्य हो गए, ठीक है, कोई झील हो गई, कोई पहाड़ हो गया, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व, कोई हिल स्टेशन हो गया, तो जहाँ एक मतलब एक बहुत क्या है, बहुत सारी एक ही जगह, बहुत सारे जीव जंतु प्राणी, बहुत सारे वनस्पति, सब कुछ एक ही जगह मिल जाए हमें, और वो कहीं ना मिले, किसी भी क्षेत्र में ना मिले, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिले, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व की कंडीशन में आता है। वो किस क्षेत्र में आता है, कितना एरिया होता है, उसमें कितने जोन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो, वन हो सकते हैं, स्थल हो सकता है, समुद्र हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, समुद्र हो सकता है, ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व इसके लिए क्या है। अब हम कुछ चीज़ें और इसमें फैक्ट देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डीपली ले चलता हूँ, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, एनी डाउट? बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति की संरक्षण के साथ, प्रकृति को तो करता ही करता है, प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक मूल्यों के रख रखाव को संतुलित करता है। एनी डाउट? ठीक है, अब आते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, इसकी संरचना कैसी है भाई, इसकी देखते हैं संरचना। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे भाई, परेशान ना हो, हिला देंगे हम यूट्यूब पे, ठीक है। रिजर्व की संरचना देख लेते हैं कि संरचना कैसी है। बेसिकली इसमें कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझिए, ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, तो हमारा जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं कौन सा, कोर जोन, कोर क्षेत्र। एनी डाउट? सेकंड वाले को हम बोलते हैं क्या, बफर जोन, ठीक है, बफर क्षेत्र। इस लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र। आप देख लीजिएगा, तो कोर क्षेत्र क्या होता है, ऐसे संरक्षण क्षेत्र होते हैं जिनमें पौधे और जानवर हो सकते हैं। ये कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पढ़ना पड़ेगा आपको। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित विनियम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, इसी में देखते हैं भाई कोर क्षेत्र क्या होता है वो देख लेते हैं।
यह क्षेत्र ठीक है, सबसे ज्यादा संरक्षित होता है, जिसमें पौधे, जानवर, करेक्ट, जानवर संरक्षित होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है, ओनली कौन जा सकता है? सरकारी अधिकारी, ठीक है, कर्मचारी, जा सकते हैं। इसके अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, यह क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में, ठीक है, ये वर्जित होता है, कोई इसमें अलाउ नहीं होता है जाना, ओनली सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की। ठीक है, अब इसमें आता है बफर जोन। बफर क्षेत्र ही देख लेते हैं भाई। बेसिकली देखो, परफेक्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएगा ऐसा। कोई सा भी यूट्यूब चैनल वाला आपको इतना डीपली करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं सकता है। मैं आपको करंट अफेयर का गहराई महसूस करा रहा हूँ आपको, एक बेसिकली होता क्या है। बफर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, जो बफर क्षेत्र था, ठीक है, कोर क्षेत्र के चारों ओर बाहर का क्षेत्र, बफर क्षेत्र, मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्या है, कहलाता है। एनी डाउट? कहलाता है, करेक्ट। यह पूर्णतः निरंतर व गैर विध्वंस होता है। पूर्णतः नियंत्रण, यह पूर्णतः नियंत्रित होता है, करेक्ट, और गैर विध्वंस होता है। एनी डाउट? अब नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं अपना, सॉरी थोड़ा सा और रह गया है, बस इसको खत्म करेंगे। इजी तरीके से, अच्छी तरीके से हमने इसको पढ़ लिया है। इसको देखते हैं संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। तो बफर क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र, ठीक है, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। एनी डाउट? कहलाता है, करेक्ट। यह बायोस्फीयर का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम देख लेते हैं बेसिकली कि बायोस्फीयर जो है हमारे,
वो मोस्टली कितने हैं अभी, ये तो हमने देखा नहीं है भाई, हमने देखा है क्या, बताइए। जो बायोस्फीयर है हमारे, तो इंडिया में बेसिकली कितने बायोस्फीयर हैं, ठीक है। बात आती है वर्तमान में, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, करेक्ट। तो बेसिकली वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो, ठीक है, वो हमारे टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व निकल के आए हैं, जो अभी मैंने आपको बताया हुआ था, समझाया हुआ था कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास बायोस्फीयर हैं अभी टोटल कितने, टोटल बायोस्फीयर हमारे पास, जस्ट मिनट थोड़ा सा मैं अपडेट हूँ, 18 हैं या फिर 22 हैं, तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली कितने हैं वर्तमान में, ठीक है। ठीक है, तो करंट में ही देखेंगे हम, बेसिकली आई थिंक मेरे हिसाब से 11 या फिर बेसिकली हमारे पास वर्तमान में 18, मैंने बोला था ना 18 हैं, ठीक है। और इसमें पूरे टोटल अगर 122 देशों में टोटल बायोस्फीयर 686 बायोस्फीयर, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें से 11 ऐसे हैं, 11 यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। ये आपके पास फैक्ट निकल के आए हुए हैं, फैक्ट बने हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत डीपली मैंने बताया हुआ है और आपको समझ में आया हुआ है। तो वर्तमान में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर हैं, तो 18 हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं, 122 देश हैं। 122 में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 686 हैं। और जो भारत के 18 बायोस्फीयर हैं उसमें से 11 यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। देखना आप, वित्त मंत्री ने श्रीलंका में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का किया उद्घाटन। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, इसके बारे में फैक्ट पढ़ना है, हमें पूरा टोटल विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज आप देखते हैं न्यूज क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री क्या है, निर्मला सीतारमण जी है, एक महिला है। श्रीलंका यानी हमारा पड़ोसी देश, यानी दक्षिण पूर्वी देश श्रीलंका, पूर्वी बंगाल शहर त्रिकोमाली का दौरा किया है। यानी अभी वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो किस दौरे पे, श्रीलंका की दौरे पे हैं, और किस शहर को विजिट किया है, बंदरगाह शहर त्रिकोमाली का दौरा किया है, जहां उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंपनियों को मदद करने में उनकी भूमिका की सराहना की। तीन दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गई निर्मला सीतारमण त्रिकोमाली में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा का उद्घाटन करने में पहले इस बहुजातीय शहर में हिंदू मंदिर पहुंची। उद्घाटन के अवसर पर पूर्वी प्रांत में गवर्नर सेंथेल, ठीक है, थोरमन, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बांगले और SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा। आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत की SBI के अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा हैं।
ठीक है। शाखा का उद्घाटन करने के बाद सीतारमण ने सराहना करते हुए कहा है कि एसबीआई अपनी 100, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 159 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ श्रीलंका का सबसे पुराना बैंक है। यानी बहुत पुराना है श्रीलंका का बैंक, जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है वो बहुत पुराना है। देश और विदेशों में अपने व्यवसाय को बढ़ा रहा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका में एसबीआई की उपस्थिति ने भारत द्वारा श्रीलंका को $1 बिलियन की लाइन ऑफ करेंसी के स्वरूप विस्तार का मार्ग प्रस्तुत किया है। यानी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उसने क्या दी थी, मदद की थी भारतीय स्टेट बैंक ने हमारे श्रीलंका को क्राइसिस के दौरान। जो अभी क्राइसिस आए थे, फूड क्राइसिस हुए थे श्रीलंका में अभी कुछ महीने पहले, लास्ट महीने, इसके दौरान एसबीआई श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कॉर्पोरेशन का समर्थन करके एक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेरणा को बढ़ाना जारी रखते हैं। तो इसमें बहुत सारी फैक्ट निकल के आए हैं, हमें श्रीलंका देखना है और एसबीआई को हम पूरा निचोड़ देंगे आज। चलिए देखते हैं एसबीआई, ठीक है। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है यह भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, सबसे बड़ा, समझ में आई? ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बेसिकली हुई थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी, ठीक है। हमारे स्टेट बैंक 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है भाई इसका? मुख्यालय है मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके दिनेश खारा जी, करेक्ट। ये हमारे इतने फैक्ट निकल के आए हुए हैं। और भी फैक्ट देखते हैं इसमें हम। अब थोड़ा एसबीआई के गठन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। सुनते रहिए ध्यान से और सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी अभी हाल, ठीक है, कि एसबीआई बेसिकली क्या है। एनी डाउट? ठीक है, एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई क्या है? तो देखिएगा ध्यान से, एसबीआई नहीं था पहले, जो हमारा प्राचीन, मतलब हमारे भूतकाल की बात करें हम, ठीक है, तो क्या है कि 2 जून, ध्यान से सुनिए, कहानी टाइप की सुना रहा हूँ, 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की। अब मैं बैंक ऑफ कोलकाता, किसकी स्थापना हुई? बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? स्थापना की गई 3 वर्षों के पश्चात चार्टर्ड अधिनियम मिला इसे, यानी अधिनियम दिया गया, भारतीय द्वारा एक सरकारी बैंक बना दिया गया, तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के मध्य में इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में कब किया गया? 1809 में, करेक्ट।
यह बैंक ब्रिटिश और ब्रिटिश भारत, पहले भारत तो स्वतंत्र था नहीं, और कोलकाता, नहीं था, यहाँ बंगाल लिखिएगा, ठीक है। बंगाल अलग से प्रांत था एक, बंगाल सरकार का बैंक था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। था भाई, कब कह रहे हैं कि नहीं था, था ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं था। अब इसमें देखते हैं हम, यह ओनली, इसके बाद क्या हुआ, 1840 में एसबीआई का गठन पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा ये कैसे बना। 1840 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। करेक्ट, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई, सॉरी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, ध्यान दीजिए, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। अब हमारे पास कौन कौन सी बैंक हो गई हैं, इसको मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, ये तीनों बैंक हैं। तो सबसे पुरानी बैंक ऑफ कोलकाता, फिर इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास। 1806, 1840, 1843, करेक्ट, ये तीन बैंकें थी। यह इनका कार्य, ध्यान दीजिएगा, इनका कार्य क्षेत्र ओनली शहरों तक ही सीमित था। अब जब इनका कार्य क्षेत्र शहरों तक ही सीमित था, तो भारत तो आपको पता होना चाहिए बहुत ग्रामीण इलाकों से बना हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों से बना हुआ देश है। सबसे ज्यादा आबादी 65%, 70% आबादी ग्रामीण निवास करती है। तो जहाँ वहाँ बैंक फैसिलिटी नहीं होगी, वहाँ कैसे डेवलपमेंट होगा। तो आने वाली हमारी जो सरकारें थी, जो हमारी सरकारें थी, उन्होंने सोचा, ठीक है। सोचने के बाद उन्होंने ये सोचा, आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक थे, तीनों बैंकों का कार्यस्थल केवल शहरों तक ही सीमित था, तो इनकी फैसिलिटी, इनकी आवश्यकताएं ग्रामीण में भी थी या नहीं थी। तो क्या किया हमारी सरकारों ने, इनका विलय कर, इन तीनों बैंकों का विलय कर, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, इन बैंकों का, ठीक है, इन तीनों बैंकों बैंक का विलय कर 27 जनवरी 1921 को एक इंपीरियल बैंक, क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा इतिहास बता दिया मैंने एसबीआई बैंक का। वह तीनों बैंक बनी,
उन तीनों बैंकों का कार्य क्षेत्र सीमित था, इसलिए इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 27 जनवरी 2021 को 1921 को एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। एक बैंक बचा। इसके बाद इसका भी कार्य क्षेत्र क्या था? सीमित था भाई, इसका भी कार्य क्षेत्र सीमित था। इसकी सुविधाएं अभी भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, नहीं मिल पा रही थी। तब हमारी सरकार ने, आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जोर दिया था, बहुत ज़्यादा जोर, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1951 में ग्रामीण क्षेत्र को कुशल और समृद्ध बनाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना प्लान लाया गया। एनी डाउट? लाया गया। इसके द्वारा करेक्ट 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, विस्तार पूरा बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया मैंने एसबीआई का। 1 जुलाई 1955 को 55 को एसबीआई का गठन किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। यानी इसका इन तीनों बैंकों को पहले मर्ज किया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर इसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में गठित कर दिया। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हो गई। करेक्ट। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। और इसी में थोड़े से एसबीआई के कार्य देखता हूं मैं, ठीक है। एसबीआई के कार्य देखते हैं और इसके व्यावसायिक बैंक है ना जो, इसके कौन कौन से सामूहिक बैंक हैं, इसमें कौन कौन से बैंक मर्ज हैं, वो चीज देखेगा, ठीक है। एसबीआई के कार्य क्या करता है एसबीआई, ठीक है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देता है, ठीक है। लेन देन करता है, लोन देता है, बहुत सारे टाइप के लोन होते हैं। कार लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, गोल्ड लोन, एवरीथिंग, बहुत सारे लोन देता है, ठीक है। सभी कार्य में संबंधों को निष्पादन करता है, ठीक है। यह पब्लिक सेक्टर बैंक है, यह
यह किसकी मदद करता है? पब्लिक की। पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, ध्यान देखिए, यह ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है जिसके तहत खाता, एफडी, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन माध्यम से योनो एसबीआई के माध्यम से अपने ग्राहकों को क्या देता है? सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे कि वो, ठीक है। अब इसके जो बैंक हैं, इसमें विलय बैंक, एसबीआई के विलय में, एसबीआई में विलय बैंक, एसबीआई में एसबीआई समूह के बैंक लिखिए, एसबीआई समूह के बैंक। तो हम एसबीआई समूह के बैंक देखेंगे, एसबीआई समूह के बैंक। अगर यूट्यूब पे ऐसा कोई करंट अफेयर पढ़ा दे तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। ठीक है, जुड़िए भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ सिलेक्शन दूर नहीं है, 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़ के कुछ जरूर सीखोगे और ऐसा करंट अफेयर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आज तक, आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देख लीजिए एसबीआई बैंक, एसबीआई समूह के बैंक कौन से हैं उनको देखिए। एसबीआई बैंक, एसबीआई समूह के बैंक कौन से हैं? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर। ठीक है, ओनली 8 बैंक हैं ये। सेकंड देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। थर्ड दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। चौथा दिया है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। पांचवा दिया हमारे पास पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। इससे कार्यरत हैं, ये सामूहिक बैंक हैं, ये स्वच्छ बैंक, ये पूर्णतः स्वतंत्र बैंक नहीं है, इसके अंडर काम करते हैं। एसबीआई इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ श्रवणकोर, ये क्या है? एक एरिया के बैंक है, लेकिन इनको क्या करती है? सहायता और इन पे नजर रखती है कौन? एसबीआई। और भारतीय महिला बैंक, एनी डाउट? ये इसके क्या है? समूह के बैंक हैं। मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत पसंद आए होंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको यूट्यूब पे इससे बेहतर अगर करंट अफेयर कोई माइकल लाल पढ़ा दे तो मुझे बताना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और हमसे जुड़िए। अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिएगा, उनसे बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। मैं एक सोल्जर होते हुए भी आप लोगों को ये फ्री एंड कॉस्ट दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को सीख सकें। यूट्यूब पे बहुत सारा व्यापार चल रहा है, तो मैं व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना रेस्ट समय आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग मेरी हेल्प करेंगे। हेल्प नहीं करेंगे, आप लोग एक क्या करेंगे? किसी को सिखाएंगे, किसी को बताएंगे कि ये सीखो, आप अच्छा ही सीखो, अच्छे से सीखो। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। एक क्लास में आप देखिए मैंने क्या क्या बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम इस क्लास का एंड करेंगे। आने वाले समय में हम कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब और सारे मोर क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जलवायु परिवर्तन क्या है? और व्हाइट हाइड्रोजन, अभी तो देखे थे आपने हाइड्रोजन भाई,
ये व्हाइट हाउस जो हाइड्रोजन भी निकल के आ गया, ये क्या है? ठीक है, तो फ्रांस, ध्यान से देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस में 2 वैज्ञानिकों ने सफेद हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार खोजा है, जो स्वयं एक स्वच्छ यानी स्वच्छ का मतलब होता है क्लीन ऊर्जा संगठन है, जो पोल्यूशन नहीं करता है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकता है। हाइड्रोजन साफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन बनाने के लिए आमतौर पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा और ऐसी प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है। जब फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की, इसकी मदद से धरती को जलवायु परिवर्तन से बचाया जा सकता है। जो हमारे बहुत सारे जलवायु परिवर्तन आपदा, बिन मौसम बारिश हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, अचानक गर्मी पड़ने लगती है, अचानक सर्दी पड़ने लगती है, अचानक बारिश हो जाती है, अचानक बादल फट जाता है, अचानक सुनामी आ जाती है, क्या बोलते हैं, भूकंप आ जाता है, ठीक है, धरती हिलने लगती है। तो ये हमने अपनी अपनी धरती को इतना दूषित बना दिया है, हम इतना, ठीक है। तो इसको क्या है, ये जब सफ़ेद हाइड्रोजन एक प्रकार की हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी नई है। लैब में बनी हाइड्रोजन के विपरीत है। हाइड्रोजन सफ़ेद हाइड्रोजन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। बता दें, वैज्ञानिक सोचते थे कि बहुत सारा प्राकृतिक हाइड्रोजन नहीं मिल सकता है, लेकिन अब ये मिला है, जिससे अभी काफ़ी आशावादी हो गए हैं। उनको यह लग रहा है कि अभी क्या है, और ज़्यादा मिलेगा, आशावादी कुछ आस तो जगी है, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। एनी डाउट? एक क्वेश्चन निकल के आया आपका, ठीक है। तो फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे भाई, करेक्ट। हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा एक तत्व है जो आवर्त सारणी में फर्स्ट पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन काफ़ी टाइप के होते हैं, 3-4 टाइप के होते हैं। इसके क्या होते हैं, हाइड्रोजन एक अलग क्लास में मैं आपको हाइड्रोजन पूरी तरीके से समझा दूंगा, वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके कार्य हैं, किस किस चीज़ में आपको ये यूज होता है। अभी आप देख सकते हो, ये वाइट हाइड्रोजन निकला है, बहुत सारा हाइड्रोजन है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन होता है हमारा ये हाइड्रोजन, ठीक है। जो हाइड्रोजन से हमारी अभी बसें चल रही हैं, ट्रेन भी चलने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम यूज भी कर रहे हैं हाइड्रोजन को। तो ये क्लीन है, क्लीन एनर्जी है, इससे कोई सा भी पोल्यूशन नहीं फैलता है, ठीक है। आप इजी तरीके से इससे अपने जलवायु को, धरती को क्या कर सकते हो, क्लीन बना सकते हो, स्वच्छ बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट कीजिएगा, डीमोटिवेट मत कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को ये क्लासें कंडक्ट करवा रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो कुछ तो मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।